जय हिंद साथियों। मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आरपीएफ का एक बैच आने वाला है कांस्टेबल और एसआई के लिए, जिसमें आपके सभी टॉपिक यानी कि मैथ, साइंस और आपकी जीएस और आपका जो भी रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो सभी आपके कवर कराए जाएंगे। तो उन्हीं टॉपिकों में से आपका एक जीएस का टॉपिक होता है, उसकी एक क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो क्लास आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। ज्योग्राफी में भी आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी भी कई तरीके के पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है या फिर भारत का भूगोल होता है, और एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि जो शुरुआती चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे बनी, इन चीज़ों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के रिलेटेड आपका शुरुआत है, आज पहली क्लास है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, क्योंकि ये पहली क्लास रहेगी। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी, बताई जाएंगी, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएं, जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये आपकी क्लास जो होगी, ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। किस चीज़ से रिलेटेड होगी? फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपके ब्रह्मांड के बारे में बताया जाएगा, या फिर आपको कि जो मंदाकिनी होती हैं, गैलेक्सी होती हैं, निहारिका नेबुलाज होती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, कहाँ से आती हैं, कैसे बनी, और इनका जो विस्तार हुआ किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं भूगोल की, कि भूगोल आखिर है क्या, ये शब्द कहाँ से आया, भूगोल किसने इस शब्द का सृजन किया, कौन था वो। तो आप जानते होंगे कि जो भूगोल है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। इंग्लिश में बोलते हैं भूगोल को ज्योग्राफी। तो एक विद्वान थे, कहाँ के? ग्रीक। एक एरिया था आपका ग्रीक, वहाँ के विद्वान थे जिनका नाम था इरेटोस्थेनीज। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था आपका? इरेटोस्थेनीज। इन विद्वानों ने ये जो भूगोल शब्द है, इस शब्द के बारे में बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने की, भूगोल शब्द किसने बताया, या फिर ज्योग्राफी शब्द किसने बताया, तो ग्रीक के एक विद्वान थे एरेस्टथनीज। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो ज्योग्राफी है ये दो भागों से बना हुआ है। क्या? एक तो जियो और एक ग्राफी। अभी देखो, इसको अगर हम देखते हैं तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी यानी कि इसको बोल देते हैं ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, आपस में इनको सम्मिलित करते हैं, तो एक वाक्य निकल के आता है। वाक्य क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन या फिर अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन या फिर अध्ययन करना। तो देखा जाए तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ जो होता है, यानी कि भूगोल का मतलब क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि आखिर भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको क्या कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन ही हमारा भूगोल कहलाता है या फिर ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ से आया, तो ग्रीक विद्वान एरेस्टथनीज ने इसको बताया था, भूगोल के बारे में बताया था। अभी ये था आपका शुरुआती दौर कि भूगोल के बारे में किसी ने बताया। अभी ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, चीज़ें आपकी आगे चलती जाएंगी। अभी ये ग्रीक के थे। इनके बाद आते हैं आपके कुछ यूनानी। यूनानियों ने भी भूगोल के बारे में बताया, और इसीलिए जब यूनानियों ने भूगोल के बारे में बताया तो यूनानियों को ही भूगोल को, यानी कि यूनानी ने भूगोल के विषय में बताया, तो जो है ना क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी चीज़ का आप क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं तो उनके बारे में यूनानियों ने
अच्छे तरीके से बताया है। भूगोल का जो क्रमबद्ध ज्ञान हुआ वो यूनानियों ने दिया। तो अगर हम इसको एक दूसरी बात में दूसरी तरीके से कैसे लेके देखें कि भूगोल का स्थयवार या फिर विषयवार जो श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है। किसको जाता है? यूनानियों को। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जैसे यूनानियों ने कहा, पहला आपको एक शब्द आया था इरेटेस्थनीज। अभी आपको एक दूसरा शब्द सुनने को मिलेगा, हिकेटियस। याद रखना इस शब्द को, हिकेटियस। ये एक विद्वान थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था जस पीरियोडस। जस पीरियोडस, इसको इंग्लिश में बोलते थे जस पीरियोडस, और हिंदी में इसको बोला जाता था पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। तो कहने का मतलब ये है कि हिकेटियस जो थे उन्होंने पुस्तक लिखी क्या? जस पीरियडस, और पृथ्वी का वर्णन इसको हिंदी में कहा जाता। आखिर इस नाम को इतना क्यों बताया गया? आप कोई भी बुक पढ़ते हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपको ये नाम देखने को मिलता है। आखिर क्या बात है कि इनका ये नाम हर जगह देखने को मिलता है? तो हुआ क्या था, ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को एक क्रमबद्ध के रूप में लिया। जैसे कि आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसमें आप टॉपिकों को पढ़ते हो तो वो एक तरफ से ऐसे टॉपिक वाइज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध लिया। भूगोल को क्या लिया इन्होंने? क्रमबद्ध लिया। और क्रमबद्ध भी किस चीज का लिया? यानी कि जो भौगोलिक तत्व होते हैं, भौगोलिक तत्वों का इन्होंने वर्णन किया, और वर्णन भी किस प्रकार किया? क्रमबद्ध किया। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। और इन्हें ही जब इन्होंने ऐसा किया कि भौगोलिक तत्वों का वर्णन किया, क्रमबद्ध किया, तो इसीलिए हिकेटियस को ही भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक। आगे चीजों को देखते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि स्लाइड में देखते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोथनीज, एक ग्रीक विद्वान ने किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना हुआ था, और दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। क्या बनता है? पृथ्वी का वर्णन। आपको बताया था कि जियो प्लस ग्राफोस का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, याद रहेगा। किसने दिया था ये? एरिस्टोथनीज ने दिया था। ठीक है, भूगोल के नामकरण व इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। यानी कि इसको क्या किया था? प्राथमिक स्तर दिया था और व्यवस्थित रूप दिया था। किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडस में पृथ्वी का वर्णन किया। किसने किया था? याद रखिए, किसने किया था? नाम याद रखना है आपको, हिकेटियस। कौन था? हिकेटियस। और पुस्तक का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? जस पीरियडस। किसका वर्णन किया था इस पुस्तक में? पृथ्वी का वर्णन किया था, यानी कि जस पीरियडस को ही पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। इन्होंने को ये फेमस क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने जो इस बुक में लिखा था वो भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध लिखा था। जैसे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि जो भी उस चीज़ को पढ़े उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो और आसानी से चीज़ों को समझ ले। आगे बढ़ते हैं। कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली।
कब मान्यता मिली थी? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो भूगोल था उसको किस चीज के लिए? अध्ययन के लिए। यानी कि भूगोल अब एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका था, ऐसा विषय बन चुका था जिसका लोग अध्ययन करने लगे थे। ठीक है, ये कब की बात है? 19वीं सदी की। और 20वीं सदी के आते आते 20वीं सदी के आते आते क्या हुआ कि भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। दोबारा से एक बार देखिए क्या हुआ कि भूगोल मनुष्य और पर्यावरण, कौन कौन? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन, यानी किस किस का अध्ययन हो रहा है? मनुष्य और पर्यावरण, यानी कि मानव और एनवायरनमेंट के आपस में संबंध का अध्ययन का इसमें विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विकास हुआ। ठीक है, इसी के चलते अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक अपने मत दिए, अपने अपनी परिभाषाएं प्रकाशित की। इसी में आपकी दो परिभाषाएं निकल के आती हैं। एक आती है आपकी संभववाद और दूसरी आती है आपकी निश्चयवाद। दो नाम याद रखने हैं आपको, क्या? एक तो संभववाद और एक दूसरा निश्चयवाद। संभववाद में क्या कहा गया कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। दोबारा से देखिएगा, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें मनुष्य परिवर्तन कर सकता है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त, यानी कि जो प्रकृति की चीजें होते हैं, अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रयोग कर सकता है। अभी देखो, अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग विद्वान थे, तो उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रकाशित की। तो इनमें कुछ जो थे उन्होंने किसका सहारा लिया? संभववाद का। उन्होंने अपना मत किसके लिए रखा? संभववाद के लिए। और जो कुछ और थे उन्होंने अपना किसके लिए रखा? निश्चयवाद के लिए। तो जो संभववाद के लिए जो अपने विद्वान थे, जो भूगोलवेत्ता थे, उनमें कौन कौन नाम ज्यादा प्रसिद्ध हैं? एक तो वाइडल, डी ला ब्लास, याद रखिएगा ब्लास, नाम क्या रखना है? ब्लास। और दूसरे थे फेवरे। कौन थे? फेवरे। ये ब्लास और फेवरे ने क्या, कौन सा सिद्धांत अपनाया था? संभववाद का। संभववाद का किसने अपनाया? ब्लास और फेवरे ने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है निश्चयवाद का सिद्धांत। अभी निश्चयवाद के सिद्धांत में क्या कहा? पहले में आपको संभववाद के सिद्धांत में क्या कहा गया कि पर्यावरण की चीजों को मनुष्य अपने अनुसार यूज कर सकता है। इसमें क्या कहा गया कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी ये दूसरे पहले वाले का थोड़ा सा उल्टा है। पहला वाला कहता है कि मनुष्य पर्यावरण के अनुसार अपने काम कर सकता है, लेकिन इसमें कहता है कि मनुष्य के काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? पर्यावरण में, यानी कि इन्वायरमेंट। इसके अनुसार मनुष्य के सभी काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। यानी कि वो कुछ हद तक ही उनका उपयोग कर सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनमें चेंजेस कर सकता है। अभी जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जो संभववाद है उसके कुछ विद्वान थे जो थे, उनका नाम क्या था? ब्लास और फेवरे। इसी प्रकार जो निश्चयवाद आया, इनके जो भूगोलवेत्ता थे इनमें नाम याद रखना, एक तो रिटर, एक रैटजेल, एक एलन सैम्पल। कौन कौन है? रिटर, रैटजेल, एलन सैम्पल और हटिंगटन। ठीक है, हटिंगटन। ये दो तीन नाम हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, उसकी अनेक अनेक परिभाषाएं प्रकाशित की जाती हैं। अब कोई भी विद्वान होता है वो अपनी एक निजी परिभाषा देता है। तो इसी के चलते कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी, जिनमें पहली बहुत ज़्यादा फेमस है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल, भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक चीज
वह वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सभी का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जिस सब्जेक्ट का सहारा लिया जाता है, जिस विषय का सहारा लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। ये एक परिभाषा आई, और ये परिभाषा दी किसने? एक विद्वान थे, क्या? स्ट्रैबो। क्या नाम था इनका? स्ट्रैबो। इन्होंने ये परिभाषा प्रकाशित की। इसी प्रकार एक दूसरी परिभाषा प्रकाशित हुई कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामान विज्ञान है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को देखते हैं स्वर्ग के तौर पे, अगर हम पृथ्वी को स्वर्ग के तरीके से देखें, स्वर्ग मान के देखें, तो उसे दिखाएगा कौन? भूगोल दिखाएगा। दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार, यानी अगर पृथ्वी को हम ऐसा माने कि पृथ्वी स्वर्ग है, तो स्वर्ग, उस पृथ्वी को स्वर्ग दिखाने के लिए जो माध्यम है वो कौन है? भूगोल है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कि अगर पृथ्वी को हम एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हैं, क्या करते हैं? पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हैं, तो उसके समस्त लक्षण, कि पृथ्वी के क्या लक्षण हैं, उसमें होने वाली घटना, उसके अनंत संबंध का अध्ययन जो होता है वो हम किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। किसने दी थी? कार्ल रिटर ने दी थी। बहुत ही ज्यादा फेमस विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। कौन? कार्ल रिटर। ऐसी एक अगली परिभाषा प्रकाशित हुई कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव के रहने का स्थान है। यानी कि जिस स्थान पर मानव रहते हैं, जैसे पृथ्वी पर मानव रहते हैं, तो उस स्थान का अध्ययन जो होता है, जिस तरीके से हम उस अध्ययन को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। कौन थे? ऑर्थर होम्स। क्या नाम था इनका? ऑर्थर होम्स। ये थी भूगोल से संबंधित चीजें, यानी कि भूगोल आखिर कैसे आया, भूगोल शब्द कैसे आया, भूगोल के बारे में लोगों की अपनी क्या राय थी। अब भूगोल बनाने का मतलब क्या था, कि भूगोल आखिर बनाया क्यों? भूगोल इसलिए बनाया गया जिससे कि हम जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सूर्य, चंद्रमा, जो सौर मंडल है हमारा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जितने भी हमारी नदी हैं, महासागर हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसे कि कोई महासागर गहरा है तो कितना गहरा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, वो सभी जानकारी हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकें? भूगोल के द्वारा। इसी के चलते हमारा एक पहला टॉपिक स्टार्ट होता है ब्रह्मांड। टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड। यहीं से आपका भूगोल स्टार्ट होता है। ब्रह्मांड, अभी आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड के बारे में अनेक अनेक मत दिए गए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कुछ लोग मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से हुई है, कुछ लोग मानते हैं स्पीति सिद्धांत से हुई है, कुछ लोग दोलन सिद्धांत से मानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के विषय में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो होती है, उसके अनुसार ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अभी जब ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मांड है क्या चीज़, कि भाई किस चीज़ को हम ब्रह्मांड कहें। यानी कि ग्रह को ब्रह्मांड कहें, एक उपग्रह को ब्रह्मांड कहें, या फिर सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहें। तो देखिए, जितनी भी अस्तित्वमान चीजें होती हैं, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा, थोड़ा सा याद रखिएगा, अस्तित्वमान द्रव्य, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ये है एक साइंटिफिक डेफिनेशन। अब इसको नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल भाषा में देखते हैं क्या, कि मान लीजिए कोई भी एक सूक्ष्मतम अणु है, कोई भी एक सूक्ष्म अणु है, सूक्ष्म अणु से लेकर विशालकाय आकाशगंगा, यानी कि छोटी सी चीज से लेकर एक बहुत बड़ी आकाशगंगा तक के सभी के सम्मिलित स्वरूप को, इन सभी के सम्मिलित स्वरूप को क्या बोलते हैं? हम ब्रह्मांड बोलते हैं।
ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कुछ सिद्धांत दिए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी। आगे पढ़ते हैं हम कि ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये दे रखा है एक डायग्राम, ये सूर्य तारे दे रखे हैं कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणु से लेकर एक छोटी सी चीज से लेकर महाकाय आकाशगंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इनके बारे में कुछ थ्योरी दी गई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उनमें कुछ थ्योरी देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत था महाविस्फोट सिद्धांत, जो क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। और जो महाविस्फोट सिद्धांत था, बिग बैंग थ्योरी, ये याद रखना है आपको कि ये जो जिसने दिया था उनका नाम था लेमेंतेयर। क्या नाम था उनका, लेमेंतेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है यहां से कि बिग बैंग थ्योरी जो प्रतिपादित की थी वो किस विद्वान ने या फिर किन्होंने प्रतिपादित की थी। तो आपको नाम याद रखना, क्या, एव जॉर्ज लेमेंतेयर, या फिर लेमेंतेयर भी लिखा होता मिलता आपको कहीं पे, ठीक है। ये जो प्रतिपादित की थी ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने की थी, और जो इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट बेगेनोर। क्या नाम था, रॉबर्ट बेगेनोर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सिद्धांत इसमें आया था साम्यवाद या सतत दृष्टि का सिद्धांत। तीसरा था दोलन सिद्धांत, और चौथा था स्पीति सिद्धांत। ये आपके कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप नज़र मार लीजिएगा। लेकिन बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बनता है। अब पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि भाई बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉन लेमेंतेयर ने किया था, और बाद में रॉबर्ट बेगेनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। आखिर देखते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी थी उसमें हुआ क्या था। जो जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो प्रकाशित की थी बिग बैंग थ्योरी, उसमें हुआ क्या था। तो वो बताते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, कोई ग्रह हो, उपग्रह हो, या फिर कोई क्षुद्र ग्रह हो, वो उन सभी चीज़ों का द्रव्यमान और घनत्व एक छोटे से बिंदु में समाहित हो गया। क्या हुआ, यानी कि आप आज जो भी कुछ देखते हैं, जो भी आप देख पाते हैं, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, कोई आकाशगंगा हो, कुछ भी हो, वो सभी किस में समाहित हो गया, एक छोटे से एकांक परमाणु में समाहित हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो एकांक परमाणु या फिर एकांकी बिंदु भी बोला जाता है। वो इसमें समाहित हो गया, और जब इसमें समाहित हो गया तो इसका क्या हुआ, इसका आयतन तो बहुत कम हो गया, लेकिन इसका घनत्व और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए एक छोटी सी जगह पे ही बहुत ज्यादा तापमान प्रभावित होता रहे, बहुत एक छोटी जगह बहुत ज्यादा ताप इकट्ठा हो जाए, तो क्या होगा, उसमें एक विस्फोट हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपके रूम में कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, मान लेते हैं वो 10 वाट का बल्ब है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं आप, जो बिजली होती है, जो सॉकेट होता, उससे आप उसमें 1000 वाट का करंट छोड़ देते हैं। 10 वाट का है, लेकिन उसमें क्या छोड़ देते हैं, 1000 वाट का करंट छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, वो बल्ब बहुत तेजी के साथ विस्फोट कर जाएगा, फट जाएगा। आपने देखा होगा बल्ब फट जाता है अगर उसमें ज़्यादा बिजली आ जाए। कभी कभी घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बल्ब या फिर जो ट्यूबलाइट लगी होती हैं वो फूट जाती हैं। इसी तरह का आपका यहाँ पे हुआ था। जो ये हमारा एकांक बिंदु था, इसमें क्या हुआ कि जब इसका ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब इसका ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें एक विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ और ये एकांक बिंदु कई एकांक बिंदु में टूट गया।
एक बिंदु कई और बिंदुओं में टूट गया और ये आगे बढ़ता चला गया। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई जब विस्फोट होता है, जैसे कि आज एक बॉम्ब का नाम लें, जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, परमाणु बॉम्ब होता है, जब वो फटते हैं तो वो उनकी एक श्रृंखला बनती चली जाती है। ऐसा ही इसमें हुआ, जब ये इसमें विस्फोट हुआ तो ये आगे बढ़ता चला गया, और जब ये इसमें विस्फोट हुआ तो धूल के कण, गैस के कण वो चारों तरफ फैल गए और छोटे 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 टुकड़ों से ये आगे बढ़ता चला गया। अब देखते हैं कि ये घटना कब हुई थी। ये जो घटना थी बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जो विस्फोट हुआ था, ये आज से वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व कब हुआ था, याद रखिएगा, 13.7 वर्ष अरब पूर्व। पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि जो बिग बैंग थ्योरी है, आपको समय दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि बिग बैंग थ्योरी किस समय हुई थी या फिर कब हुई थी, इस तरह से पूछ लेगा। तो क्या था समय, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कभी कभी इसको 13.7 ना लिख के एग्जामिनर आपको 15 अरब वर्ष पूर्व लिख देगा। क्या लिख देगा, 15 अरब वर्ष पूर्व। ये घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, लेकिन हमारा ब्रह्मांड कब बना? क्या हमारा इसके घटना के होते ही ब्रह्मांड बन गया? नहीं, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो उस समय इसमें ताप बहुत ज़्यादा था। उस समय न तो किसी ग्रह का अच्छे से सृजन हो पाया, ना ही किसी उपग्रह का सृजन हो पाया। तो घटना घटित हुई है आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम कि आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ एक तरीके से। ठीक है, 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है आपको जो बिग बैंग थ्योरी है। एक तो कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? क्या था? जॉर्ज लेमेंतेयर। दूसरी, ये कब हुई थी? तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड कब बना था? आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और जो बिंदु था उसको क्या कहते हैं? एकांकी परमाणु। ये 2-3 चीजें एग्जामिनर यहां से पूछ लेता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। कब ये आपका बिग बैंग थ्योरी हुआ कब था? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और उस बिंदु का नाम क्या था? एकांकी परमाणु। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बिग बैंग थ्योरी देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। क्या था? जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, यानी कि आयतन बहुत कम था, तापमान और घनत्व अनंत था, यानी कि बहुत ज़्यादा था। यानी कि आयतन आपका कम हो गया उस बिंदु का, और जो घनत्व था और जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा जाता है। उस बिंदु में अचानक से क्या हुआ, जब सारा एक जगह पे, संकेंद्र का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। संकेंद्र, केंद्र की तरफ, यानी कि एक ही जगह पे जब सारी ऊर्जा एकत्र हो गई तो उसमें एक विस्फोट हुआ। ठीक है, इस
अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इनके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। क्या हुआ कि इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट सिद्धांत की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोट के पश्चात सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी तो उसमें जो प्रसार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो फैलाव है, जैसे कि जब आपका विस्फोट हुआ था तो ये चीज़ें फैल गई थी, सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई थी, तो जो प्रसार आज भी आपका लगातार हो रहा है। ठीक है, इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगा के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। यानी कि जो आपकी आकाशगंगा होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। उनको जैसे आपका किसी एक निश्चित टाइम पर उनको नापा गया और कुछ समय बाद, कुछ समय मतलब 2 साल 10 साल 20 साल बाद उनको फिर से उनकी दूरी का अनुमान लगाया गया तो उनकी दूरी में बहुत अंतर पाया गया। तो कह सकते हैं कि जब आकाशगंगाओं में प्रसार हो रहा है तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आज भी चारों तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया गया। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि नासा ने 2001 में मैप, क्या है मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। जो प्रसार हो रहा है, जो आकाशगंगाओं में प्रसार हो रहा है, जो एकांकी परमाणु किसी टाइम पे विस्फोट हुआ था, जो प्रसार हुआ था वो आज भी लगातार जारी है। उसकी पुष्टि किस तरीके से हुई कि नासा ने 2001 में एक मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। आगे बढ़ते हैं। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड बिलिंगसन का, क्या नाम था इनका, डेविड बिलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह था। मैप क्या था? जो हमारा मैप है वो एक उपग्रह था और उपग्रह भी किस प्रकार था? खोजी उपग्रह, यानी किसी चीज की खोज करने के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो मैप था। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष पूर्व निर्धारित की। डेविड बिलिंगसन की सितंबर 2002 में निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMO, देखो पहले क्या था, वो MAP था और जिनका इन्होंने नेतृत्व किया था उनका नाम क्या था? डेविड बिलिंगसन। तो जब उनका निधन हो गया तो उनके सम्मान में इसका नाम क्या कर दिया? उनके आगे उनका नाम लगा दिया, WMAP उसका नाम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक छोटी सी आपको टर्म याद रखनी है, भूवैज्ञानिक काल। देखो क्या होता है, आप किसी भी समय को नापो, चाहे आप दिन को नापो, घंटे को नापो, सेकंड को नापो, एक निश्चित टाइम होता है। जैसे कि भाई 24 घंटे में एक दिन होता है, 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती है। इसी तरीके से जो हमारा भूगोल के अकॉर्डिंग टाइम चलता है, जैसे कि आपने सुना होगा कई युग बीत गए, कई काल बीत गए, कई कल्प बीत गए। तो इसी प्रकार कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें सबसे बड़ी टर्म क्या होती है? इयान, या फिर इसको इयोन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इनोस। ठीक है, क्या है? इयान। इयान सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है आपका महाकल्प। क्या आता है? महाकल्प। सबसे पहले क्या आएगा? इयान, फिर आएगा आपका महाकल्प। इयान, महाकल्प, कल्प। देखो महाकल्प के महा, फिर उसके बाद कल्प। इयान, महाकल्प, कल्प, उसके बाद युग और काल। ये 4-5 टर्म्स हैं, आपको थोड़ा सा माइंड में रख लेना है कि सबसे पहले क्या आता है? इयोन या फिर इयान, फिर महाकल्प, फिर कल्प, युग और काल। चीजें याद रहेंगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का विकास। देखिए ब्रह्मांड जो था हमारा
इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बारे में फिर लोगों ने जानकारी प्राप्त की तो उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की, और एग्जामिनर आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जो ब्रह्मांड है उसका व्यास कितना है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो कितना व्यास है उसका, 10⁸ कितना, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष से आप लाइट का मात्रक में समझ लेना क्या है ये, व्यास जो होता है इसे दूरी में नापते हैं क्या, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, तो क्या 10⁸ प्रकाश वर्ष। और जो ब्रह्मांड है उसमें आपके करीब करीब 100 अरब, कितने, 100 अरब मंदाकिनी मतलब कि गैलेक्सी, जो गैलेक्सी होते हैं, कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, तो करीब करीब 100 अरब मंदाकिनी है किसमें, ब्रह्मांड में। और हर एक मंदाकिनी में करीब 100 अरब तारे हैं। हर एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं, करीब करीब 100 अरब तारे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अब देखो बात करते हैं कि आखिर मंदाकिनी क्या चीज है। जैसे वर्ड आया मंदाकिनी, गैलेक्सी, ठीक है। तो जो गैलेक्सी होती है वो तारों का एक समूह होता है, जबकि ज्यादा तारे होते हैं उनके एक समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। और जो गैलेक्सी होती है ये थोड़ी धुंधली सी दिखाई देती है। आपसे पूछ ले गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है, तो थोड़ी सी धुंधली सी दिखाई देती है, यानी कि तारों का वह समूह जो थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है क्या कहलाता है, गैलेक्सी या फिर मंदाकिनी कहलाता है। क्या कहलाता है, मंदाकिनी कहलाता है। अब अगर कोई हमसे पूछ ले कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे, जिसको हिंदी में दुग्ध मेघला भी कहते हैं, या फिर आप इसे आकाश गंगा के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कोई पूछे मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी कौन सी है, तो मिल्की वे, दुग्ध मेघला या फिर आकाश गंगा। और इस हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक जो आपकी मंदाकिनी है, कौन सी, नजदीक, उसका नाम है आपका देवयानी। याद रखिएगा क्या नाम है, देव यानी। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेगा हमारी आकाशगंगा कौन सी है, हमारी जो मंदाकिनी है वो कौन सी है, तो कौन सी है, मिल्की वे। मिल्की वे के पास में कौन सी है, देवयानी। एक और इसमें पॉइंट बनता है कि सबसे नवीन यानी कि न्यू जो विद्वानों ने या फिर खगोलवेत्ताओं ने जो अभी जल्द में खोजी या फिर जो सबसे अभी लास्ट में खोजी गई है, उस मंदाकिनी का नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ मंदाकिनी, क्या नाम है इसका, ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, हिंदी में भी ऐसी है, इंग्लिश में भी ऐसी है। नई जो है वो क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी। एक पॉइंट यहां से छोटा सा बनता है कि जो मंदाकिनी है इसको सर्वप्रथम किसने देखा था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो एक विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था, गैलीलियो। गैलीलियो नामक भूगोलवेत्ता या फिर विद्वान, आप जो भी समझना चाहें, उन्होंने क्या किया कि गैलेक्सी को यानी कि मंदाकिनी को प्रथम बार देखा। ठीक है, और किस चीज से देखा,
दूरबीन से देखा। क्या होता है कि गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया, गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया, और दूरबीन का आविष्कार किया तो सर्वप्रथम इन्होंने ही मंदाकिनी को देखा। ठीक है, स्लाइड को देखते हैं एक बार। मंदाकिनी के बारे में कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। क्या है? शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेघला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। कैसा है? जो हमारी मंदाकिनी है, दुग्ध मेघला है, उसका जो 80% भाग है वो कहता है सर्पिला है। इनकी थोड़ा सा स्पाइरल है। स्पाइरल कैसा होता है? जैसे कोई भी आपने बुक देखी होगी, उस पर स्पाइरलिंग होता है ना, बाइंडिंग होती है, ऐसे जो होता है वो। ठीक है, तो किस प्रकार से है? 80% भाग कैसा है? स्पाइरल है। आगे बढ़ते हैं। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? जो सबसे नज़दीक है उसको देवयानी का नाम दिया जाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी अभी जल्द में ही खोजी गई है, कि या फिर कहते हैं कि अभी से जो सबसे लास्ट में खोजी गई है वो कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी पढ़ा। मंदाकिनी के बाद आपने सुना होगा निहारिका, यानी कि निहारिका, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। नेबुला क्या होता है? देखिए, नेबुला जो होती है, जगह होती है जहाँ पे तारों का निर्माण होता है, यानी कि सभी तारे निहारिका के अंदर ही जन्म लेते हैं। निहारिका में क्या होता है कि गैस और धूल के बादल पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस धूल पाई जाती है, और गैस में भी हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और सभी तारों का निर्माण निहारिका के अंदर ही होता है। पढ़ते हैं निहारिका को कि यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? तारों का जन्म होता है। निहारिका में गैस और धूल के बादल होते हैं। धूल और गैस के क्या पाए जाते हैं? इसमें बादल पाए जाते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर। क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम पे, मैक्सिमम नंबर पे निहारिका में सभी तारों का जन्म होता है, लेकिन अगर रेयर केस में किसी तारे का जन्म निहारिका में नहीं होता है, तो वो कौन से तारे होते हैं? जिनमें 2 न्यूट्रॉन और एक श्याम बीवर होते हैं। क्या होते हैं? एक श्याम बीवर होते हैं। वैसे तो निहारिका में सभी तारों का जन्म होगा, लेकिन अगर किसी तारे का जन्म नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उन्हें? 2 न्यूट्रॉन और एक श्याम बीवर तारे होते हैं। इनको काउंट क्यों नहीं किया जाता? कोई क्यों बोल रहा था कि सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है? क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन और एक श्याम बीवर तारे होते हैं, इनको मृत तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मृत तारा, यानी कि डेड स्टार, मरा हुआ तारा इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इनमें 2 न्यूट्रॉन तारे और एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मृत तारे माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि निहारिका के अंदर सभी तारों का जन्म होता है। आपसे कोई पूछे, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि निहारिका का तारों का जन्म कहाँ होता है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि निहारिका के अंदर होता है। कहाँ होता है? निहारिका के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मतलब कि निहारिका में, यहां पर पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम, कौन सी 2 गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ आयनीकृत प्लाज्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। देखो, निहारिका जो होती है जहां पर तारों का निर्माण होता है, आखिर बनती कैसे है? ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं कि जो निहारिका होती है वो 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला कारण, एक तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय पे ही क्या हुआ? निहारिका का जन्म होता है। फिर निहारिका की उत्पत्ति होती है किस समय पे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय पे।
दूसरा, जब कोई तारा सुपरनोवा बन जाता है, क्या हो जाता है, सुपर नोवा बन जाता है, तो उस टाइम पे भी निहारिका की उत्पत्ति हो जाती है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है, पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। क्या होता है कि जब कोई तारा विस्फोट करके सुपरनोवा बन जाता है, देखिए वर्ड आपको थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा होगा कि सुपरनोवा क्या होता है। ये आगे आपके सारे चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगी ऐसे ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि सुपरनोवा क्या होता है, नोवा क्या होता है, सुपर मून क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो ऐसे ही आपका दूसरा जो कारण बताया कि दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से निहारिका का जन्म होता है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण होता है। क्या होता है कि ब्रह्मांड के जन्म के उपरांत परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण होता है। भाई जब कहीं विस्फोट होगा तो धूल बनेगी, गैस बनेगी, तो उसी प्रकार से क्या होता है, धूल और गैस के बादल बन जाते हैं और वहीं से क्या होता है, निहारिका का जन्म होता है। अभी अगर हम बात देखें निहारिका के बारे में बात चली तो निहारिका जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। निहारिका कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहली निहारिका का नाम है उत्सर्जन निहारिका। क्या नाम है, उत्सर्जन निहारिका। दूसरी आपकी नाम है परावर्तन निहारिका। एक होती है आपकी श्याम निहारिका। और चौथी का नाम है ग्रहीय निहारिका। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कौन से, उत्सर्जन, परावर्तन, श्याम और ग्रहीय। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है। बताया कि आप लोगों को सुपरनोवा से जो सुपरनोवा कोई भी तारा विस्फोट के बाद सुपरनोवा बन जाता है तो उससे आपका निहारिका का जन्म हो जाता है। इस तरह की जो निहारिका बनी है, यानी कि सुपरनोवा के विस्फोट से जो उस तारे के विस्फोट से बने सुपरनोवा से जो निहारिका बनी है उनमें 2 नाम आपको याद रखने, क्या, वेल और वर्क। क्या नाम, वेल और वर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से हो सकती है। आपको बताया था कि जो निहारिका होती है वो किस प्रकार बनती है, या तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के टाइम में या फिर सुपरनोवा के मिश्रण से। ठीक है, निहारिका कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, आपकी एक तो उत्सर्जन निहारिका होती है, एक आपकी परावर्तन निहारिका होती है, एक आपकी श्याम निहारिका होती है, एक आपकी ग्रहीय निहारिका होती है। इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं कि जो उत्सर्जन निहारिका होती है यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। जो उत्सर्जन निहारिका होती है यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। यह बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। ये किन से प्रकाशित होती है, यानी कि इनसे प्रकाश किस प्रकार निकलता है, जो तारे इसके अंदर जन्म ले रहे हैं, बन रहे हैं, उनसे ये प्रकाशित होती है। अब अगर कोई पूछ ले उत्सर्जन निहारिकाओं के नाम क्या हैं, तो आपके 2 नाम याद रखिएगा, चील व झील निहारिका। क्या नाम है, चील व झील निहारिका। ऐसी आगे कौन सी है, परावर्तन निहारिका। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तित मतलब उसको वापस भेज देती है, यानी कि इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसको क्या कर देती है, लौटा देती है, वापस भेज देती है। ठीक है, यही कारण है कि नहीं, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होंगे या निहारिका के आसपास कहीं होंगे, यानी कि जो प्रकाश आया उसको परावर्तन कर दिया तो तारे वो कहाँ होंगे, या तो अंदर होंगे या फिर निहारिका के आसपास कहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी होती है, श्याम निहारिका है। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक लेती हैं। श्याम का मतलब अगर देख आप थोड़ा सा जानोगे, श्याम का मतलब होता है काला। क्या मतलब होता है, काला। तो काली चीज में जब कोई चीज पड़ती है, कोई प्रकाश पड़ता है तो उसको पूरी तरीके से सोख लेता है। तो इसी प्रकार यही श्याम निहारिका क्या करती हैं, अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक लेती हैं, यानी कि इस पे जो प्रकाश पड़ता है उसको वहीं रोक लेती हैं। ठीक है, यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रहीय निहारिका। देखिए ग्रहीय निहारिका क्या होती है कि जब कोई स्टार
बहुत ज़्यादा तापित हो जाता है, यानी कि अगर किसी तारे का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? लाल दानव तारा। आपने नाम सुना होगा पहले भी, लाल दानव तारा। जब ये लाल दानव तारा बन जाता है तो ये क्या करता है, अपनी बाहरी तहों को, जो उसके बाहर की तह होती हैं, उनको ये उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। और जो उत्सर्जित करता है तो इसके बने आकार से किस चीज़ का निर्माण होता है? ग्रहीय निहारिका का निर्माण होता है। और जब ये उत्सर्जित कर देता है अपने तहों को, तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। इसका आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। अब तक मैं कोशिश करता हूं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ओरियन नेबुला, एक नाम याद रखना, ओरियन नेबुला। दोबारा एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अब से कोई पूछ ले कि सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है, तो ओरियन नेबुला। क्या नाम है? ओरियन। आपने अगर थॉर मूवी देखी होगी तो उसमें बताया जाता है, उसमें नाम क्या होता है थॉर का? ओडिन पुत्र थॉर। ओडिन पुत्र थॉर। तो क्या? ओरियन। ओरियन नेबुला, नाम याद रहेगा, ओरियन नेबुला। तो ये सारे आपके टॉपिक थे जो ब्रह्मांड से रिलेटेड थे, यानी कि पहले आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, किस तरीके से आपका निहारिका का निर्माण होता है, किस तरीके से मंदाकिनी गैलेक्सी का निर्माण होता है। अब इन्हीं से संबंधित जो आज हमने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, इन्हीं से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ कि कुछ विद्वानों को किसी ना किसी सब्जेक्ट का, भूगोल से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट का जनक या फिर फादर माना गया है। तो आपको उन पर एक सरसरी निगाह डाल लेनी है। जैसे कि भूगोल का जनक किसे माना गया है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे माना गया है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना गया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। किसे माना गया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक, किस चीज का? व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित मतलब एक जगह। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरेस्टोनीज को। एरेटोस्thenes को। भौतिक भूगोल का जनक किसको माना जाता है? पोलोडोनियम। पोलोडोनियम को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? कार्ल ओ सावर को माना जाता है। ऐसी आपका एक है गणितीय भूगोल का संस्थापक या फिर गणितीय भूगोल का जनक किसे माना जाता है? थेल्स व, इसको कर देता हूं, थेल्स व एनेक्सी पिंडर। किसको? थेल्स व एनेक्सी पिंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ऐसे विश्व ग्लोब का निर्माता, किसका? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को माना जाता है। ये दो चीजें बहुत आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को माना जाता है। और विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन माना जाता है? अनेक्सिमेंडर। कौन है? अनेक्सिमेंडर। इन चीजों को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रोबे को। क्रमबद्ध भूगोल का किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। चलिए अब जो आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं कि हमने आज कितनी चीज़ें सीखी हैं, कितनी चीज़ें नहीं सीखी हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो क्लास ली है उसमें आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और आपकी जो चीज़ें छूट गई होंगी आप उनको दोबारा से कर लोगे, चाहे किसी भी तरीके से करो। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भूगोल का जनक? अभी आपने पढ़ा था, हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? क्या क्या नाम दे रखे हैं इसमें? एरिस्टोथेनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस, हेरोडोटस। जो भूगोल है उसको अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने माना था? एरिस्टोथेनीज ने माना था। किसने माना था? एरिस्टोथेनीज ने। आगे बढ़ते हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता अभी आपने पढ़ा था, कौन था? थेल्स। क्या नाम था उनका? थेल्स। आगे बढ़ते हैं।
बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बिग बैंग थ्योरी बताई थी कि बिग बैंग किसने प्रतिपादित की थी? बिग बैंग को किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। क्या नाम था उनका? जॉर्ज लेमेंतेयर। तो यहां पे देख लेते हैं क्या है जॉर्ज लेमेंतेयर, ये रहे। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंतेयर। आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थापित है या फिर स्थित है? हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल किस में है? मंदाकिनी में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मंदाकिनी, प्रोक्सिमा, सेंचुरी, एंड्रोमेडा, अल्फा सेंटारी। तो हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? मंदाकिनी आकाशगंगा। क्या पढ़ा था? मंदाकिनी। आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन से देखी थी, क्योंकि उसका निर्माण उन्हीं ने किया था, फिर उसकी खोज उन्होंने ही की थी। आगे बढ़ते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। देखो, आकाशगंगा में तारे तो पाए जाते हैं, तारों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज पाई जाती हैं? कहाँ पे? आकाशगंगा में। धूमकेतु, खगोलीय पिंड, धूल व गैस, गैस व धूल के कण, जल। हम पढ़ते आए थे कि आकाशगंगा के अंदर क्या पाया जाता है? गैस व धूल के कण। क्या पाए जाते हैं? गैस व धूल के कण। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब? बिग बैंग थ्योरी में बताया कि बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी? करीब करीब 13.7 वर्ष अरब पूर्व। और जो हमारा ब्रह्मांड बना था वो कब बना था? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसमें 4.6 से संबंधित कौन सा है? ये रहा 5 लाख वर्ष पूर्व। तो 5 लाख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, इसमें 4 चीज दिए हुए हैं: कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी। तो जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा है एक। इसे पूछा कि आकाशगंगा क्या है? उपग्रहों का विशाल समूह है, तारों का विशाल समूह है, उल्काओं का विशाल समूह है, या उपरोक्त सभी? तो क्योंकि आकाशगंगा में उपग्रह भी होते हैं, तारे भी होते हैं और उल्काओं भी होते हैं, तो इसका जो चौथा आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। तो आपकी आज की क्लास यहीं तक है। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका सौरमंडल बताया जाएगा, सौरमंडल संबंधित सारी चीजों को बताया जाएगा और उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को भी उसमें समाप्त किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।